In this module, we will deal with chemistry of class 10th, chapter number 1st, chemical reactions and equation and topic number 3rd. जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया केमिकल इक्वेशन के बारे में और केमिकल इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, आज के इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं टाइप ऑफ सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, क्लियर, एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. डन है. सिंबॉलिक इक्वेशन जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समझा, एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन which is represented in shorthand by using the symbol of elements, that means the atoms or the molecules, are called as the chemical equation or the symbolic chemical equation. Clear? अगर हम बात करें symbolic chemical equations की, तो symbolic chemical equations can be classified into two types. इनको दो तरीके से classify कर सकते हैं. पहला balanced chemical equation and second unbalanced chemical equation. क्लियर? मतलब पहला हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जरा समझें. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या है? दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच the amount of substance present in reactant side is equals to the amount of substance formed in the product side are called as a balanced chemical equation. ना, या दूसरे वर्ड में समझें, वो सारे एटम्स, वो सारे मॉलिक्यूल्स, उनके उतने ही नंबर जितना कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं, उतना ही अगर प्रोडक्ट में पाया जा रहा है अमाउंट ना, तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है. अपोजिटिवली अगर किसी केमिकल इक्वेशन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, देन दीज टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन आर कंसीडर्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या दूसरे वर्ड में इसको बोल देते हैं स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटन इक्वेशंस मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्लियर? एक बात आती है कि कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, उसे जनरली हमें बैलेंस्ड करके लिखना होता है, जिसके लिए हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी इसी में ही ना. और ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक थियरी है ना, एक कॉन्सेप्ट है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था. डन है. अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी में एक पोस्टुलेट था दैट एटम्स आर कंजर्व्ड इन नेचर ना. तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी रिएक्टेंट का मास बनता है उनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम से. अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में जितने हैं, उतना मास प्रोडक्ट में उतने नंबर ऑफ एटम्स को लेकर के नहीं आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं किया जा रहा है, या पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी फॉलो नहीं किया जा रहा है. और इसी को फॉलो कराने के लिए हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं. क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल के तरीके से देखें ना, हमने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिया. जब भी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो यह वाटर का फॉर्मेशन करता है. डन है? किसका फॉर्मेशन करता है? वाटर का फॉर्मेशन करता है. इस कंडीशन में अगर देखें, हम पाते हैं कि रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 2 ही ऑक्सीजन के एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जब वाटर फॉर्म हो रहा है कंपाउंड के फॉर्म में, तो इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट केवल 1 हो जाता है ना. मतलब रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में केवल 1 ऑक्सीजन,
तो कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन का लॉस दिख रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, और यही लॉस को इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। डन है। अभी देखेंगे किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। डन है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड जो क्लास 10th में पढ़ना है हमें, कई सारे मेथड हैं जो हायर क्लास में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे बैलेंसिंग के अलग अलग तरीके होते चले जाएंगे, लेकिन क्लास 10th में एक ही मेथड हमें पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे एक टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं या इसे इसीलिए बोल देते हैं टेबुलर मेथड। कौन सा मेथड बोल देते हैं? टेबुलर मेथड। तो कैसे फॉर्म करेंगे, टेबल कैसे फॉर्म करके हम बैलेंस करेंगे अभी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ रूल्स जो यूज किए जाते हैं जब भी हम किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डन है। पहला रूल, we cannot add or subtract any atom or molecule in the reactant or the product side to balance a chemical equation ना। मतलब किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम किसी भी सब्सटेंस को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में ऐड नहीं कर सकते। मतलब we can't add or subtract any substance to balance a chemical equation। डन है। पहला ये काम नहीं कर सकते। जैसे अगर यहां पर देखें, दो हाइड्रोजन का एटम था, दो ऑक्सीजन का एटम था, यहां पर एक ही एटम ऑक्सीजन का था, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए एक एटम ऑक्सीजन यहां पर यूज नहीं कर सकते, या एक एटम यहां पर सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। मतलब यहां पर O माइनस O कर दिया, O2 माइनस O कर दिया तो भी बैलेंस हो गया। तो मतलब हम कभी भी ऐड या सब्सट्रैक्ट किसी भी सब्सटेंस को बैलेंसिंग के टाइम पर नहीं कर सकते। क्लियर? दूसरा देखते हैं, वी कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ना। मतलब वी कैंट चेंज नंबर ऑफ एटम taking part in a molecule to balance a chemical equation। डन है। मतलब जो भी जितने भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को भी कम और ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में एक रूल पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम कंबाइंड इन अ कंपाउंड आर एक्चुअली फॉलोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और अगर प्रोपोर्शन बदल दिया जाएगा तो कंपाउंड भी कहीं ना कहीं बदल जाएगा। जैसे इसी इक्वेशन में देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होकर के H2O बना रहा है, एक ऑक्सीजन की कमी है तो हम इसको H2O2 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने H2O2 कर दिया तो यह वाटर से बदलकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर? मतलब इक्वेशन एक तरीके से हमने चेंज कर दिया। क्लियर है? तो ऐसा भी हम कर नहीं सकते। ये दो रूल हो गया जो हमें नहीं करना है। हमें एक्चुअली करना क्या है बैलेंसिंग के टाइम पर? ये तीसरा रूल हमें बताता है कि वी शुड ओनली
मल्टीप्लाई विद द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ मोल्स टू द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन ना। जरा समझे कैसे, जैसे यहां पर H2O था, H2 था, O2 था, तो 2 ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी 2 ऑक्सीजन होगा, और उस 2 ऑक्सीजन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स में बदलाव करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहां पर क्या कर देंगे, 2 अगर लिख दिया तो यहां पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यह नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे यहां पर यह 4 हाइड्रोजन का आटम इन्वॉल्व हो जाएगा। और फिर से इसे बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड में कहीं ना कहीं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस केस में अब यह इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा ना। मतलब थर्ड में क्या होगा, वी कैन ओनली मल्टीप्लाई विद अप्रोप्रिएट number of moles to the reactant or product side to balance a chemical equation. डन है? तो हम केवल एक ही काम कर सकते हैं किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो क्या होगा, हम नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उन सब्सटेंसेस में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कम या ज़्यादा हो रहे हैं। क्लियर है? उनको इक्वलाइज करने के लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेबुलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और वो टेबल कैसे किया जाता है जरा देखेंगे। टेबल को पहले हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। पहले में हमने लिखा एलिमेंट को, दूसरे में हमने लिखा रिएक्टेंट साइड या रिएक्टेंट, और तीसरे में हमने लिखा प्रोडक्ट। ठीक, अब कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबसे पहले हमें उनको एलिमेंट्स वाली कॉलम में लिखना है। तो अगर इसी रिएक्शन को अभी बिना बैलेंस किए हुए हम देखना चाहें तो जनरली यही था, H2 + O2 गिव्स H2O। अभी तक हमने उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से किया था, अभी हम इसको टेबुलर मेथड से इस्तेमाल कर रहे हैं। तब कैसा होगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन ना। रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट साइड में उसके कितने एटम हैं ना। तो हाइड्रोजन के भी अगर देखें तो रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स, और ऑक्सीजन के भी देखें तो रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स। क्लियर है? यानी कि दोनों मिलकर के 2 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में अगर देखें तो हाइड्रोजन के तो 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऑक्सीजन का केवल एक सिंगल एटम इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर है? अब इस केस में क्या होना है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे यहाँ 2 और 1 है, अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते और ये अप्रोप्रिएट नंबर हो जाएगा 2। क्लियर? हमने मल्टीप्लाई किसका किया, 2 का, किधर, प्रोडक्ट साइड में, किसमें, ऑक्सीजन में। तो प्रोडक्ट साइड ये है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हमने यहां पर किया, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी हो गया, मतलब हाइड्रोजन के लिए भी मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा, और अब हाइड्रोजन का नंबर आ गया प्रोडक्ट साइड 4। क्लियर? अभी क्या करना है, इस 4 को बैलेंस करने के लिए हमें फिर से आना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में, जहां पर हाइड्रोजन केवल 2 एटम है। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फिर अप्रोप्रिएट नंबर हो जाएगा 2, और अभी आ गया 4। 2 से मल्टीप्लाई किया किधर, रिएक्टेंट साइड में, किसमें, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में ये है, तो हो गया 2H2, और इस कंडीशन में आपका केमिकल इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गया। किस मेथड से, टेबुलर मेथड से ना। इसके पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से इस्तेमाल किया था। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि इक्वेशन छोटा है तो एक बार रिएक्टेंट साइड में बदलाव करके देख लिया, एक बार प्रोडक्ट साइड में बदलाव करे। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, कट बैठी ना,
कट बैठे का मतलब दिमाग लगाया, इधर बैलेंस कर रहे हैं, उधर भी बैलेंस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हाँ कब कैसा हुआ, कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन टेबुलर मेथड से जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर बैलेंसिंग हमेशा सही होनी है। ठीक है, बस जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अभी हमने देखा एक छोटा सा इक्वेशन बैलेंस करते हुए, उसी तरीके से करेंगे तो ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली देखा कि सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन इट्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, जिसको दो कैटेगरी में किया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंसिंग कैसे की जा सकती है वो एक मेथड हमने देखा, और बैलेंस करके एक इक्वेशन को देखा हिट एंड ट्रायल मेथड से और टेबुलर मेथड से ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आगे की भी वीडियोस में समझने के लिए कॉन्सेप्ट को चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th के लिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।